सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स, ये हमारे सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक्स है जिससे आपके परीक्षा में हर एक साल सब्जेक्टिव में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके 10 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिलेख किसे कहते हैं? यानी कहने का मतलब हुआ कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करा रखा है, 2021 के मॉडल पेपर में जारी किया गया था। उसमें क्वेश्चंस को पूछा गया था कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो वहाँ पे मैंने अच्छे खासे आपको कंसेप्ट दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सिंपल सा टर्म्स है, पत्थरों पे खुदे हुए जो आदेश होते थे वही अभिलेख होते हैं। जब कोई राजा महाराजा अपना आदेश जारी करता था तो उन्हें पत्थरों पर क्या करता था, खुदवाता था, पत्थरों पे ही लिखवाता था। यानी खुदवाने से समझिए, तो उसे अभिलेख कहते हैं। सिंपल सा टर्म्स यही आपका है। तो आप ये भी लिख सकते हो, या जो मैंने यहाँ पे आंसर को राइट किया है आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, कहता है कि अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, तामपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि अभिलेख क्या होता है। मोस्ट ऑफ द जितने भी अभिलेख होते हैं वे आपके पत्थरों पे ही लिखवा जाते हैं, लेकिन ऐसे अभिलेख जो होते हैं वो ताम्र पत्रों पर, पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर यहाँ कहीं रहा है तो इन सभी पे लिखवाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जनरली क्या होता है आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इसी टर्म्स पे एक और पूछा जा सकता है कि इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। तो आप वहाँ पे दीजिएगा कि राजाओं महाराजाओं की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। सिंपल सा बात है कि अगर कोई राजा महाराजा अभिलेख पे अपना कुछ आदेश जारी करवाएगा, लिखवाएगा, तो अपनी बड़ाई को ही लिखेगा। तो इससे आपको पता चलता है कि जितने भी राजा महाराजा थे उनकी उपलब्धियों के बारे में भी पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और यही क्वेश्चंस 100% मैं कह रहा हूँ कि आएंगे तो आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता में आप 4 किसी का भी नाम लिख दीजिए। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल एवं धौलावीरा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन थर्ड को थोड़ा समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में लाया है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है, तो आप केवल 2 कारणों को ही लिखिए। तो कहा जाता है कि देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसका कोई एक मतलब सटीक जानकारी नहीं है। और हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण भी किससे, तो कार्बन 14 यानी C14 मेथड से किया गया है। यानी कोई उस समय का एक तरह से अनुमानित है। ये सब क्या है, तो अनुमानित है। तो समझिए क्या कहता है हमारा आंसर। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। ईसा पूर्व का रहा है, ठीक समझिएगा थोड़ा। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद है। देखिए, ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इस पर विद्वानों का क्या है, तो मतभेद है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये केवल क्या है, तो ऐसे ही एक अनुमानित है। इसके पतन के अनेक कारण बताए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, यानी बाढ़ एक कारण है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखते हो तो ये भी आप लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण ये है। पहला पॉइंट में आप लिखिएगा बाढ़। दूसरा पॉइंट देखिए, इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। और दूसरा मत है कि आर्यों का आक्रमण, यानी कि बाहरी लोगों ने आकर क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो आर्यों का आक्रमण जो हुआ ये भी एक दूसरा कारण बनता है। और तीसरी मान्यता यह है कि प्राकृतिक आपदा भी आई होगी, भूकंप आ गया होगा, सुखाड़ हो गया होगा, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो हो गया वो जल जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया। उनका जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, आपदा जैसे भूकंप आया होगा जिससे ही सभ्यता का अंत हो गया होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के अनेक कारण विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन ये सब क्या है, कमोवेश हैं। कमोवेश कहने का मतलब थोड़ा बहुत सटीक बैठते हैं।
और ध्यान रखिएगा एक अनुमानित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, जरूर से जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 के मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज लाया है। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा 1857 के विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन को लाऊंगा। उसके बाद अकबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और इतना अगर आप कर लोगे तो 100% मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में आप 100 में 100 कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव संख्या कितना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 है, जिसमें से केवल आपको 50 बनाने हैं, तो आप आसानी से 50 को डील कर पाओगे। और यहाँ पर भी जितने भी आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आप सब्जेक्टिव में भी अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। मेरी क्वेश्चन को कर लीजिए, मैं 100% कहता हूँ कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन छूट के आ गया तो मतलब आप मुझे बोलिएगा कि क्वेश्चन छूट के आ गया। मेरा नंबर आप लोगों को पता ही है, पीडीएफ के ऊपर भी मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। इतिहास अध्ययन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों को बताइए। तो साथियों ये आप थोड़ा सा इस टर्म्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या होता था ना, जब इतिहास का यहाँ पे इतिहास अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरातात्विक कहने का मतलब होता है जिसे आप आर्कोलॉजिकल भी कहते हो, आर्कोलॉजिकल, और साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब हुआ कि एक लिखित हो गया, लिटरेसी हो गया। आप और आपके एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चंस को मैंने बहुत बार देखा है, पूछा गया है, बोर्ड मॉड्यूल है कि पुरातात्विक इतिहास से आप क्या समझते हैं, पुरातात्विक इतिहास के स्रोत से आप क्या समझते हैं। इस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चंस को भी डाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। ऐसे पुरातत्व का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, एक तरह से इतिहास की कहानी ही है, और ये जो है साहित्यिक स्रोत भी है, तो इतिहास की दूसरी कहानी, यानी दोनों जो है वो इतिहास की कहानी ही बताती है। तो इतिहास के अध्ययन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों के नाम बताइए, तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये 2 आपके मेन हैं। लेकिन 3 यहाँ पे कह दिया, तो एक मैंने और जोड़ दिया, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण से भी क्या होता है, हमारे इतिहास का पता चलता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रट लीजिए, बहुत काम आने वाला है। ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, आएगा ही आएगा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में। ये कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हो, यानी जिसे आप लोग कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहते हैं, C14 रेडियो कार्बन मेथड। तो होता क्या है कि वस्तु की कालावधि को मापने के वैज्ञानिक तरीका है कार्बन 14। जैसे हड़प्पा सभ्यता आपका था, मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का एक क्या किया गया, एक मान्यता लिया गया कि हाँ इतना से इतना दिन तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा होगा, मतलब हड़प्पा सभ्यता अब खत्म हुआ, मतलब ये सब क्या किया गया, एक मान्यता। तो किससे, तो C14 से। आखिर ये मेथड होता क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा समझ लोगे। C14 से कैसे हम लोग किसी चीज़ की कालावधि को मापते हैं, कहने का मतलब कि वस्तु की समयावधि को मापने की वैज्ञानिक विधि को कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसके खोजकर्ता थे आपके विलियर्ड लिबी। तो अब इसके टर्म्स को समझते हैं कि आखिर कैसे मापा जाता है। भाई थोड़ा सा समझ लेना जरूरी हमारे लिए है। इसके अनुसार जब वस्तु या जीव अस्तित्व में होती है, उसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। जितना भी वस्तु होता है वो अपने अस्तित्व में जब होता है तो उसमें 2 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन का नाम है C12 और एक जो होता है आपका C14। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, C12 और C14। तो कहता क्या है कि इनमें C की मात्रा समान होती है जब उसका क्या होता है, जब वस्तु अस्तित्व में होती है। लेकिन जैसे जैसे वस्तु विघटित होती है, विघटित कहने का मतलब खत्म होना, नष्ट होना होती जाती है, C12 की मात्रा तो समान रहती है लेकिन C14 की मात्रा कम हो जाती है। और समझ गए आप लोग, जैसे क्या होता है कि C12 है और C14 तो सब में होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि समय घटते जाता है, मतलब समय निकलते जाता है, उस चीज़ का काला अवधि समाप्त होते जाता है, उसका विघटन होते जाता है। तो C14 तो भैया समान रहता है, लेकिन C12 तो समान रहता है, लेकिन C14 क्या होता है, तो ये धीरे धीरे कम होते जाता है। और एक वैज्ञानिकों ने इसका एक निश्चित माप बनाया है कि लगभग जो आधी वर्ष होती है 5730 साल, 5730 साल आपके किताब में शायद दिया होगा 5530 प्लस 90 प्लस माइनस 90, यानी कोई इसका मतलब एक मान्यता माना जाता है, ठीक ना। तो 5730 वर्षों में C14 क्या होती है, घटकर आधी रह जाती है। यानी C14 की जो मात्रा है वो घटकर आधी रहती है। तो इसी के अनुसार वैज्ञानिक क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। अगर आधा से थोड़ा सा कम है तो उसका मान लेते हैं कि वो 5730 साल से भी क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन की मात्रा कमेगी, C14 की मात्रा कमेगी, वो उतना ही पुराना होगा। देखिए
कहता है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसी आधार को मानकर किसी वस्तु की कार्यकाल निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। साथियों प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके लाए हैं और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अब आपके एग्जामिनेशन के लिए केवल बचे हैं मुश्किल से मुश्किल 9 दिन 10 दिन बचे हुए हैं, तो तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। हालांकि 4 फरवरी को आपका है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से सिंचाई की जाती थी, इसका उल्लेख करना है। तो कहता क्या है कि हड़प्पा, अगर देखिए यही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी पूछते हैं 5 मार्क्स में, थोड़ा लंबा बनाकर पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर लिखिएगा, ठीक है। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। किसको किसको? सिंपल सी बात है, जो हमारे यहाँ जो सिंचाई करने के लिए होता है ना, उसी को लिखना है। क्या? नहर से होता है ना सिंचाई, कुआं से होता है, जल से होता है, तो यही आप लोग ध्यान रखिएगा। जल संग्रह करने वाले स्थानों से क्या होता था, तो सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासियों द्वारा जल संग्रह के लिए गुजरात का धौलावीरा, ध्यान रखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धौलावीरा भारत के किस राज्य में है, तो धौलावीरा गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान में तालाब मिला है जो कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। कौन? तो धौलावीरा। कहाँ का? तो गुजरात का। साथ ही अफगानिस्तान में से सौतगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों का चिन्ह प्राप्त हुआ है। तो कहा जाता है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से क्या थे, नहरें थे, कुएं थे, जल संग्रह करने वाले स्थान थे, जिसमें आपका धौलावीरा गुजरात का बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और सौतगई जो आपका अफगानिस्तान में है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कम से कम गुजरात का याद रखिएगा, इतने में तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 7, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा सभी लोग। और वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और सभी को तैयारी करनी है। क्वेश्चन 7 है और मैं इतना ही करा दे रहा हूँ तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद करने का पता तो चलेगा ना कि कम से कम हमें कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, क्या नहीं याद करना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन नहीं आते। पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं, और जितने भी इसमें इस वीडियो में आपको लगभग 13 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 13 में से अगर 4 क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे आकर कहना है। 13 में से 4 क्या, इस बार तो डबल कर दिया, हो सके तो 5 क्वेश्चन भी आ जाए। अगर 5 क्वेश्चन नहीं आया तो आप बोलिएगा मुझे, बिल्कुल 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो भी सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर, अभी मैंने आपको बताया था पुरातत्व के बारे में। क्या होता है पुरातात्विक स्रोत? आर्कोलॉजिकल जो कि इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख में भी मैंने आपको बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्या? तो कहता क्या है कि पुरातत्व विज्ञान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी, किसी भी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो ये मत समझिएगा कि विज्ञान मैंने लिखा तो गलत है। माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है हमें कि कुछ साल पहले जो था पृथ्वी के अंदर कितनी सामग्री छिपी हुई थी, खुदाई कर कर हम लोग पता लगाते हैं। और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्कों, अभिलेखों, खंडहर एवं स्मारक आदि की गणना की जाती है। किसी भी सभ्यता के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और बात कर ले हम लोग, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद इस क्वेश्चन के लिए मैं कसम भी खा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, शायद कसम भी खा सकता हूं, क्योंकि मैं तो बोर्ड में क्वेश्चन छाप नहीं रहा हूं कि मैं कहूँगा कि आएगा ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास अगर मुझ पे है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एक पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक होता है, और एक विदेशी आक्रमण से या विदेशी आप कह सकते हैं कि उससे भी पता चलता है। मैंने आपको कराया भी था, यहाँ पे देखिए, विदेशी विवरण से, ठीक है। अब करते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 कहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लेंगे। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषता बताएं। देखिए लाइव क्लास में क्या होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण मैं आप लोग को वीडियो अपलोड करके दे रहा हूँ।
मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं बताइए। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं आपको इस तरह से लिख देना है, पॉइंट बना देना है और लिख देना है अपना आंसर। क्या होगा आपका आंसर? कहता है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के चारों ओर बरामदे होते थे, याद रखिएगा, और पानी से भरने के लिए एक अलग भी कुआं भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन 10, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। मैंने आपको कराया था जी, क्या था यहाँ पर नगरों के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ की नगरें भी थे, सुनियोजित नगरें थी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे निपुण नागरिक प्रबंध थे, भवन निर्माण कला बहुत अच्छी तरीके थी, सार्वजनिक यहाँ पर स्नानागार बनाए गए थे, जो कि सबसे बड़े स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें, तो कहता है हमारा आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। वो नालियों को ढक ढक कर रखते थे, नालियों को मिट्टी के चूने और एक प्रकार की सीमेंट से बनाई हुई थी, और वो नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे। यानी क्या थे? विकसित थे, निपुण नागरिक प्रबंध थे। वहाँ नगरों में हर एक प्रकार का प्रबंध था, सुख सुविधा से लेकर सभी चीज़ को लोग ध्यान में रखते थे, और नालियों के साथ साथ गलियों का भी प्रबंध था। कोई भी कूड़ा कचरा जो होता था गली नली में नहीं फेंकता था, तो ध्यान रखेंगे ये सब। तो कहता है क्या कि वह नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, अतः उन्हें ईंटों से पाटना मतलब ढकना होता है, ठीक है, ढलैया करना। स्त्रियों को नालियों में राख और कूड़ा डालने पर, राख का मतलब समझते हो, तो राख और कूड़ा डालने पर क्या करते थे? पाबंदी थी वहाँ पर। वर्षा के पानी की निकासी का विशेष रूप से प्रबंध था, यानी कि वर्षा की पानी जो होती थी उसके लिए भी नालियों का अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रबंध किया गया था। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि उन लोगों को साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान था। हड़प्पा सभ्यता जो थी बहुत ही विकसित सभ्यता थी, यहाँ पर सुनियोजित नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का पता चलता है कि यहाँ के लोग जो थे प्रायः लोग वो नगरों में निवास करते थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और नगर में भी वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें थी, सुव्यवस्थित मनोवैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंधन किया गया था। तो थोड़ा इन सभी टर्म्सों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखें। हाँ, यहाँ पर अभी क्वेश्चन ऊपर में क्या कहा था कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं बताइए। आज क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में आपके बहुत बार पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में लिखिए। इसका सही आंसर आपका हो जाए कि मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है। अद्वितीय कहने का मतलब कि इसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय, एकलव्य अद्वितीय था, धनुर्धारी, ध्यान रखेंगे। ऐसा अनुमान है कि यह स्नानागार धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था, जिसका आकार 180 गुने 180 यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई दोनों सेम, यानी कि पूरा स्क्वायर तरीके से, यानी कि स्क्वायर रूप में, इस तरह से स्क्वायर रूप में क्या था, बना हुआ था, वर्गाकार रूप में। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को पानी से भरने के लिए कुआं भी होता था, गंदे पानी की निकासी के लिए का भी प्रबंध था, यानी कि नालियों का वहाँ पे अच्छा प्रबंधन था। और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, लोग क्या करते थे, जब कोई पूजा, कोई अवसर आता था, धार्मिक अवसर, कोई पूजा पाठ होता था, तो उस समय क्या करते थे, नहाते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ छठ पूजा इस समय हम लोग जाते हैं ना, नदी में मनाने, गंगा जी में मनाने, तो वही यहाँ पर कहता है यहाँ पे। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से लिखिएगा। यहीं से आपके एक क्वेश्चन और बनते हैं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की दो विशेषताएं, तीन विशेषताएं तो आप लोग बता दीजिएगा कि वहाँ के स्नानागार जो था वो धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था। उसका जिसका आकार था 180 गुने 180, ये भी हो जाएगा आपका। ये भी एक आंसर हो जाएगा कि वहाँ पर उसके पानी के निकास के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था थी, एक कुएं का भी क्या था, प्रबंध था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कहता है कि मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। अन्नागार मतलब अन्न, अन्न मतलब समझते हो सभी लोग, अन्न जिसे हम लोग खाते हैं। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। मतलब जहाँ पे अन्न रखा जाए, कहने का मतलब अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।